भारतीय जनता पार्टी का भगवा सफर, जिसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। कैसे 72 साल में 3 से 303 सांसदों तक पहुंची यह पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। 21 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर वो काबिज है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की उसकी यात्रा लंबे संघर्षों और उतार चढ़ावों से भरी रही है। जनसंघ की बुनियाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिस्सा रहे, लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का फैसला किया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ। पंडित नेहरू की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति की इच्छा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में पहले से ही थी। नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करने का बीड़ा उठाया। जनसंघ बनने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजहें अहम रही। एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की वजह से देश का एक तबका यह मानने लगा था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना भी जरूरी है। संघ से जुड़े लोगों को भी सियासी मंच पर अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक ठिकाने की जरूरत थी। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन सर संघ संचालक गुरु गोलवलकर से मिले। यहाँ जनसंघ के गठन की रणनीति बनी। इस गठन में जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ के जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल में भी रहना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। बीजेपी संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को साधती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति में बीजेपी को जनसंघ के पहले चुनाव में भी 1 सीट कम मिली। बीजेपी को 2 सीटें मिली। खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव नहीं लड़े थे। गुजरात की मेहसाणा से ए.के. पटेल और आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से सी जंगा रेड्डी को सफलता मिली। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से सियासी लाभ मिला। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन किया। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए। बीजेपी ने इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को और भी धार देने की कवायद शुरू कर दी, क्योंकि वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी। बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया ताकि मंडल कमीशन के बाद लामबंद पिछड़े
पिछड़े वर्ग की सियासत को काउंटर किया जा सके। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर पहुंची। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया। लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर चुके थे। यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने यहाँ कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही बीजेपी का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगे। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 माह के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वाजपेयी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिया था। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से वनवास झेलना पड़ा। क्रांति के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।